एमबीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर वन के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 लेक्चर से हम लोग हीगल की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने उनके द्वंद्वात्मक पद्धति पर कंसंट्रेट किया था। आज बात करेंगे हीगल के राजनीतिक विचारों पर। ध्यान रखें, ये बात मैं आपसे पहले भी कई बार शेयर कर चुका हूँ और हीगल जब तक चलेगा ये बात आती रहेगी आपके सामने कि मूलतः वह एक दार्शनिक हैं। विशेष तौर से उन्होंने राज्य के ऊपर कोई व्यापक और विस्तृत और वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की है। उनके विचारों में से राज्य के विषय के विचारों को दरअसल छानना पड़ता है, छांट कर निकालना पड़ता है, और मूलतः वह आदर्शवाद के बेहद नज़दीक हैं। तो पहला जो बिंदु उनका है वो ये है कि वो राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। अब यहाँ ध्यान रखें, राज्य क्योंकि नैतिक है, मॉरल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए राज्य की खिलाफत करने का या उसके विरुद्ध जाने का या उसके किसी निर्णय पर सवालिया निशान खड़ा करने का अधिकार राज्य के नागरिकों को नहीं बनता। हीगल के मुताबिक उनका ये मानना है कि राज्य हमारे नैतिक विचारों का प्रत्यक्षीकरण है, यानी जितनी भी एक समग्र नैतिकता है राज्य के नागरिकों की, उनका एक जो मूर्त रूप है वो राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। और अपनी आदर्श इच्छाओं का विरोध करने का अधिकार ना तो व्यक्तिगत रूप से है, ना सामुदायिक रूप से, और ना ही सांस्कृतिक रूप से। अगला बिंदु ये महत्वपूर्ण है, राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। क्योंकि हीगल ने ये कह दिया है कि राज्य नैतिक और हमारी नैतिक जो पूरी संभावनाएं हैं या नैतिकता है उसका एक समग्र रूप है, गेस्टॉल्ट व्यू है। यहाँ वो हमसे यानी नागरिकों से राज्य के खिलाफ जाने का अधिकार छीन लेते हैं और ये मानते हैं कि राज्य के विकास में नागरिकों का विकास है। अब इसके उलट जाइए, एक विचारधारा है व्यक्तिवाद या जो परंपरावादी उदारवाद है, जो ये मान के चलते हैं कि राज्य व्यक्तियों के विकास के मार्ग में एक साधन है। हीगल इसके उलट है, वो ये मानते हैं कि नहीं, जरूरत व्यक्तियों को राज्य की है, न कि राज्य को व्यक्तियों की। जैसे वो ये कहते हैं कि चाहे समाज हो चाहे परिवार हो, वो एक निश्चित आदर्शात्मक नैतिक विचार बंध के इर्द गिर्द बनता है। ये ठीक वैसे ही है कि एक रेलवे के डब्बे में बैठे हुए लोग, रेलवे प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए लोग और परिवार में रहते हुए लोगों में अंतर होता है। जब आप परिवार में जीवन बताते हैं तो कुछ नियम का, कुछ कायदे, कुछ कानून, कुछ व्यवस्थाएं आप मानते हैं। हालांकि कोई लिखित संविधान नहीं है, कोई कार्यक्रम में योजना नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलते हैं क्योंकि परिवार की श्रेष्ठता में, परिवार की सर्वोच्चता में ही आपका विकास छिपा हुआ है। हीगल इस बात पर विश्वास करते हैं कि राज्य दरअसल एक साध्य है, साधन नहीं है। राज्य जितना उच्च जाएगा, अपने आदर्शों को प्राप्त कर पाएगा, उतना ही वे अपने नागरिकों को ज़्यादा दे पाएगा। अगला बिंदु, आप लोग हॉब्स लॉ रूसो पढ़ चुके हैं। हॉब्स का एक माफ़ करें, रूसो का एक कंसेप्ट है सामान्य इच्छा, जनरल विल। यानी एक व्यक्ति की इच्छा भी आदर्श इच्छा हो सकती है और समाज का एक दायित्व है कि वो उस व्यक्ति की आदेशों का, उसकी आज्ञाओं का, उसके निर्देशों की अनुपालना करें, क्योंकि उसमें उनका हित छिपा हुआ है। हालांकि आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये बात थोड़ी आपको लग रही होगी अलोकतांत्रिक किस्म की। जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि व्यंग्यात्मक तरीके से जनरल विल या सामान्य इच्छा जनरल्स विल नहीं हो जाए कि कोई फौज का अधिकारी जनरल होता है, वो जो कहे उसको मानना ही आपकी नियति है, और यदि आप उसकी बात नहीं मानते हैं तो फिर आप दंड के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो आप सबके बिहाफ पर सोच रहा है, निर्णय कर रहा है।
हीगल का विचार ये नहीं है। उनका मानना ये है कि सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, भले वो एक व्यक्ति हो या समूह हो, जो राज्य को नैतिक मानते हों और नागरिकों के सर्वोच्च उत्थान में ही राज्य के उत्थान को अनुभव करते हो। अच्छे नागरिकों का समाज ही अच्छा हो सकता है। बुरे नागरिक या अनैतिक नागरिक राज्य का कल्याण नहीं कर सकते, हीगल का विश्वास है। अगला बिंदु, राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से शक्तिशाली है। हीगल की अवधारणा ये है कि जो चीज़ हमने देखी कि राज्य सर्वोच्च है, ईश्वर की संरचना है, नैतिकता का एक समग्र रूप है, अब इन सब चीज़ों में अपने आप को स्थायी रखने के लिए या साबित करने के लिए राज्य को कुछ अतिरिक्त शक्तियों की आवश्यकता होती है, आंतरिक स्तर पर भी और बाह्य स्तर पर भी। हीगल की अवधारणा यह है कि राज्य आंतरिक और बाह्य स्तर पर इतना शक्तिशाली है कि वो आंतरिक विरोधियों को और बाह्य शत्रुओं को दोनों को नियंत्रित कर सकता है। यहाँ आप ध्यान रखें इस चीज़ का, यहाँ इसका आशय दंड से नहीं है। ठीक है, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, समाज कंटक हैं, समाज के विरोधी हैं, उनको तो दंडित किया भी जाना चाहिए, चाहे वो उदारवाद हो या समाजवाद या व्यक्तिवाद या लोक कल्याणकारी राज्य। हर राज्य इस बात की मांग करता है कि जो समाज कंटक है उन्हें पनिशमेंट या दंड मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए। लेकिन हीगल की जो अवधारणा है वो स्पिरिचुअल ज़्यादा है। वो इस बात पर यकीन करते हैं कि राज्य ऐसी स्थितियां पैदा करे कि मनुष्य राज्य के विरुद्ध खड़ा होने का नैतिक साहस, देखिए साहस और दुस्साहस में फर्क होता है कि राज्य को बदलना है इसलिए बदल दिया जाए, नहीं, नैतिक साहस व्यक्ति जुटा ना पाए। और ये तभी होगा जब आप ये मानेंगे कि राज्य जो है वो आपकी नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को संतुष्ट कर रहा है, पूर्ण कर पाने में सक्षम है और कर पा रहा है। अगला बिंदु, ये थॉमस ग्रीन का जो चैप्टर हमने इससे पहले लिया था, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। देखिए ये महत्वपूर्ण है। हीगल की भी अवधारणा यही है कि राज्य के आदेशों की अनुपालना, निर्देशों का पालन कर चुकाना कोई भय से नहीं हो रहा है, बल्कि मनुष्य इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य क्योंकि उनके नैतिक आदर्शों का समुच्चय है, अतः राज्य की आज्ञाओं की अनुपालना में ही उनका हित छिपा हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से। लेकिन वो इच्छा से, न कि बल प्रयोग के भय से राज्य की आज्ञाओं की अनुपालना करते हैं, ऐसा हीगल का मानना है। क्योंकि राज्य के पीछे डर नहीं है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और उससे भी बहुत पहले राज्य के पास बल है। हमने ऐसे जो पिछला बिंदु देखा उसमें कहा राज्य आंतरिक और बाह्य रूप से शक्तिशाली है। ठीक है, यहाँ तक बात सही चल रही है। लेकिन इस बल का प्रयोग राज्य अपने नागरिकों पर दबाव बनाने के लिए नहीं करता, बल्कि नागरिक राज्य की आज्ञाओं का, निर्देशों का पालन स्वेच्छा से करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि राज्य के भीतर ही उनकी सर्वोच्चता निहित है। अगला बिंदु, मानव की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में निहित है। हीगल का ये जो विचार है ये बड़ा आलोचना का विषय बना है कि भाई राज्य की हर आज्ञा की अनुपालना की जाए। पर ध्यान रखिएगा, हीगल का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है राज्य का, वो राजा हो सकता है, कोई सरकार हो सकती है चुनी हुई, या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, कोई परिवार हो सकता है, कोई समूह हो सकता है। हीगल ये मान के चल रहा है कि वो नैतिक समाज से निकला है तो नैतिक ही होगा, वो अनैतिक नहीं हो सकता। और वो जो आज्ञा देगा उसका उद्देश्य राज्य के चरित्र को, राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ही होगा। इसलिए बगैर संदेह के उसकी आज्ञा की अनुपालना करना राज्य के नागरिकों का दायित्व है। उसी में, इसी आज्ञा पालन में उसकी स्वतंत्रता छिपी हुई है। और व्यक्ति और राज्य में कोई अंतर नहीं, ये अंतिम बिंदु है। हीगल ये मानते हैं कि दरअसल व्यक्तियों के नैतिक जो विचार हैं या जो उसकी संभावनाएं हैं, उनका समग्र रूप ही राज्य है।
और यहाँ पर वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि राज्यों का ये दायित्व है कि वो मनुष्यों के इस आचरण पर खरे उतरते रहें, क्योंकि वो ये नहीं कहते, ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि राज्य शून्य में से आए हैं। नागरिक हैं, राज्य उनसे बना है, लेकिन नागरिकों का चरित्र, नैतिकता और राज्य के प्रति उनका विश्वास ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक पारस्परिक समझ को निर्मित करता है। हीगल इसके प्रबल पक्षपाती है।